जिस तरह से बुद्ध ने ईश्वर को खारिज किया, किंतु बाद में लोगों ने बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया, क्या हम कह सकते हैं कि वही नियति डॉक्टर अम्बेडकर की भी हो रही है आजकल? क्या आइडियल एज होती बॉडी बिल्डिंग की? मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति चाहे कि वो बॉडी बिल्डिंग करे, तो क्या वो कर सकता है? पाकिस्तान के आर्थिक संकट का मूल कारण मुझे बताते हुए ये समझाएं कि भारत के हित में खुशहाल पाकिस्तान है या असफल पाकिस्तान। जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं हम अगर उसके सोशल एस्पेक्ट पे जाएं तो एक सुसाइड जो एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम हमें नज़र आता है वो है ना? तो ऐसा क्यों है? खांडेला बहुत चर्चा में रहा है पिछले साल भर से, किस वजह से रहा है? मैं कमिश्नर जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप पंकज वर्मा हैं? जी सर। पंकज, अपने बारे में वो सब बातें बताइए जो आप चाहते हैं कि हमें पता हो, ताकि आपसे हम बात कर सकें। सर, जैसा आपने बताया, मेरा नाम पंकज वर्मा है। मैं राजस्थान के सीकर जिले का निवासी हूँ। ठीक है। मेरी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई खंडेला होम टाउन से हुई है और उसके पश्चात सर मैंने IIT रोपड़ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में बीटेक किया है। और सर मेरी हॉबी जिम एक्सरसाइज करना और जिम रिलेटेड जो गेम्स हैं, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग गेम्स को फॉलो करना पसंद है। और सर मैं इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की टीचिंग्स और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना और जानना भी पसंद करता हूँ, रुचि रखता हूँ। ठीक है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर मेरा वैकल्पिक विषय केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री। और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है? सर ये मेरा ओवरऑल 3rd अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है। जी सर। आपने IIT रोपड़ से पढ़ाई की, किस विषय में की? सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो फिर कंप्यूटर साइंस के बाद केमिस्ट्री लेने की वजह क्या हो सकती है? सर पहला तो ये है कि जो ऑप्शनल होता है UPSC एग्जाम में, उसमें कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट है नहीं। अच्छा। तो फिर सर मैंने बैक देखा तो मेरा सर 12th में केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट था। और इसके अलावा सर जो हमारे IIT में इलेक्टिव कोर्स होते हैं, साइंस इलेक्टिव, उसमें भी मैंने केमिस्ट्री को ऐसे बहुत सारे कोर्स ऑप्ट किए थे जो डायरेक्टली मुझे AP सिलेबस में हेल्प किए। इसीलिए सर मैंने ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट। रोपड़ का नाम रोपड़ ही है या रूपनगर है आजकल? सर ये रूपनगर है आजकल, लेकिन जो IITs है वो थोड़ी रीजनल डेवलपमेंट को देख के भी, तो जो उनकी आइडेंटिटी है, वैसे रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, तो इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता में रोपड़ से क्या क्या मिला हमें? सर बेसिकली जो यूनिक फीचर्स हैं उसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो है कि वहाँ से ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहाँ पे मानव को पशु के साथ दफनाया गया था। और दूसरा सर तांबे की कुल्हाड़ी जो मिली है, ये इन दोनों के बारे में वहाँ एक म्यूजियम भी है, IIT रोपड़ म्यूजियम और रोपड़ म्यूजियम, उसमें इस बात को बताया था और हमने विजिट भी किया था। तो तांबे की कुल्हाड़ी का मतलब है कि मेटलर्जी का विकास वहाँ पर ठीक ठाक हो चुका था? जी सर। तो सिंधु घाटी में क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? सर जो सबसे पहले तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को हम बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य मीन्स कॉपर प्लस टिन, तो वो एक मेटलर्जी एक नमूना माना जाता है। इसके अलावा सर वो जो एक नर्तक की मूर्ति मिली थी, कांस्य मूर्ति, तो जिसकी विधि होती है लुप्त मोम विधि, तो वो भी एक फेमस है। और इसकी इसी सही सर जो जहाँ मेरा खंडेला होम टाउन है, वहीं उनके पास में गणेश्वर सभ्यता है जहाँ पे तांबे का खुदाई होती थी और इस तांबे का एक्सपोर्ट इन जो सिंधु घाटी सभ्यता को किया जाता था। तो इन्हीं संदर्भ में मैं देख रहा हूँ मेटलर्जी प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ना आपका शौक है? जी सर। तो मुझे आप बता सकते हैं कि उन्होंने कितनी PhD की थी और किन किन विषयों पर की थी? बेसिकली सर उन्होंने PhD अगर मैं सोचूँ तो उन्होंने पेपर मेरे को याद है, उन्होंने 3 PhD की थी। जी सर। PhD। जी सर। और उनमें से 2 इकोनॉमिक्स में थी, 1 लॉ में थी। जी सर। कहाँ पढ़ने गए थे, कुछ आइडिया? सर कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में जो USA में हो, और दूसरा उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया उन्होंने किया। तो PhD के टॉपिक्स आपको पता है उनके क्या थे? सर मुझे MSc के टॉपिक्स पता है। तो उनमें उनके इकोनॉमिक्स भी एक टॉपिक था और ऐसे ही एक उनका एंथ्रो सोशल। उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा लिखी थी मराठी में, उस आत्मकथा का नाम क्या था? सॉरी सर वो मैंने नहीं पढ़ा एक्चुअली। मैं सर उनको टीचिंग आइडियोलॉजी जिनके उनकी बुक्स हैं स्पेसिफिकली उनको पढ़ना पसंद करता हूँ। वो सिविल सर्वेंट भी थे? हाँ ऐसा था सर। वो जो बड़ौदा के जो
सर जो महाराज थे, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, साहू जी महाराज आई थिंक, तो उन्होंने उनको ये स्कॉलरशिप दी थी और उसके बदले में मुझसे कहा था कि वो कुछ महीने या कुछ साल वो उनको यहाँ एक नौकरी की तरह काम करे। तो इस चीज़ को हम सिविल सर्वेंट की तरफ देख सकते हैं। वो एक तरह से PCS ऑफिसर थे, जैसे हाँ जी सर। आजकल प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कहते हैं, उसमें वो थे। एक रचना है उनके बारे में, उसका नाम है भीमायण। कुछ लोग कहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी समुदाय है उसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने भगवान की तरह मान लिया है और रामायण के तर्ज पर एक किताब लिखी, भीमायण। जी सर। क्या बता सकते हैं कि किताब किसने लिखी है और क्या खास बात है उसमें? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का इकोनॉमिक व्यू पॉइंट क्या है? क्या वो पूंजीवाद के समर्थक हैं या समाजवाद के समर्थक हैं? सर वो मिक्स्ड इकोनॉमी को मानते थे, जिन्हें वो स्टेट सोशलिज्म कहते थे कि एक राज्य होगा और जो सोसाइटी में जो भी भेदभाव है उनको ख़त्म करना और जो भी हमारे रिसोर्स है सोसाइटी के वो एक यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस फिलोसॉफी को स्टेट सोशलिज्म कहकर पुकारते थे। पाकिस्तान के निर्माण पर उनकी क्या राय थी? सर उनकी बुक है पाकिस्तान पर विचार। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर धर्म के आधार पर बंटवारा चाहता है, 1940 में जो उनकी एक प्रस्ताव भी आया था, आई थिंक लाहौर प्रस्ताव शायद, उसमें उनको कह दिया था कि पाकिस्तान को धर्म के आधार पर एक राष्ट्र बना देना चाहिए। नवयान क्या है और उसकी मान्यताएं महायान और हीनयान से कैसे अलग हैं? बिल्कुल सर, जो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जो एक बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसके बाद से ही ये मान्यता मानी जाती है कि भारत में एक बौद्ध धर्म की एक नई शाखा नवयान के रूप में प्रारंभ हो चुकी है। और इस थोड़ा सा हम देखें नवयान कैसे डिफरेंस है। उन्होंने खुद ही नवयान कहा था, इसे मानने की तो बात नहीं है इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने क्या उसमें नया क्या था नवयान में? जी सर, जो पहली महायान थी, वर्जयान था और हीनयान को उन्होंने पूरी तरह डिक्लाइन कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने ऐसा कहा कि ये चीज़ें बुद्ध ने ही बोली है, ये कुछ बाद के कुछ स्कॉलर्स ने इसको ऐड कर दिया है। और उनके अलावा उन्होंने नवयान के बारे में ये भी कहा कि बुद्ध एक अवतार नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य थे जो स्ट्रॉन्ग माइंड को बताते हैं कि हर चीज़ को हमें तार्किक रूप से देखना चाहिए और सोसाइटी को एक थोड़ा तार्किक रूप से ही सोसाइटी की हर चीज़ों को देख परख के चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। बौद्ध धर्म की कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं जो नवयान ने खारिज कर दी? सर एक तो जो उनका बुद्ध का जो अवतार अवलोकितेश्वर है जो महायान है उसमें, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। और इसके अलावा सर मुझे कोई रिकॉल नहीं कर। क्या वो निर्वाण की धारणा को मानते हैं? हाँ जी सर, वो जो पारलौकिक जो भी अवधारणाएं थी निर्वाण की और ऐसी एक उनका एक कर्म सिद्धांत भी था जिसे उनके जो मोक्ष पालेंगे, तो उनको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। क्योंकि जो अम्बेडकर जी हैं, उनकी जो धर्म है उनका वो एक्चुअली मानव के बीच के संबंध को बताता है, न कि मानव और ईश्वरीय जैसी कोई परंपरा जिसे पारलौकिक कहते हैं उनको नहीं मानते थे। तो जहाँ भी बुद्ध धर्म ये चीज़ें देखी तो उन्होंने इनको नकार दिया। जिस तरह से बुद्ध ने ईश्वर को खारिज किया किंतु बाद में लोगों ने बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया, क्या हम कह सकते हैं कि वही नियति डॉक्टर अम्बेडकर की भी हो रही है आजकल? सर ऐसा प्रतीत तो होता है। उन्होंने ग्रामर ऑफ एनार्की उनकी एक जब संविधान ग्रहण कर रही थी तब उन्होंने स्पीच में बोला था कि जो भारत है वहाँ पे जो भक्ति पूजा है वो भक्ति पूजा केवल धर्म तक सीमित हो सकती है, लेकिन राजनीति में आएगी तो एक तानाशाही को जन्म देगी। तो खुद ही इसके खिलाफ थे कि हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, वो खुद को भी नहीं मानते थे हीरो। बहुत बढ़िया, कुछ थैंक यू सर। ये बताइए कि लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि IIT जैसी संस्थाओं से जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं उन पर बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। जी सर। और उसके बाद जब वो सिविल सर्विसेज में आते हैं तो एक तरीके से हमारा नुकसान है। आपको क्या लगता है कि यदि ये किसी भी स्तर पर सच है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सच नहीं मानता हूँ। पहले तो जैसे मेरी बात करूँ तो मैं एक अंडर ग्रेजुएट हूँ और अंडर ग्रेजुएट में जैसे कोर्स की बात करें तो स्पेशलाइजेशन है, लेकिन फिर भी एक वेल राउंडेड इंजीनियर का निर्माण किया जाता है बीटेक कोर्स में। तो इसको देख के और साथ में IIT रोपड़ का जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें भी सीधा ये साफ साफ कहा गया है कि जो IIT है वो ऐसा कल्चर डेवलप करेगी जहाँ पे व्यक्ति एक तार्किक रूप से सोच सके और इस देश की प्रगति और मानवता की भलाई के लिए काम करे। तो जहाँ भी हम सेवा की बात करते हैं तो सिविल सर्विस भी एक तरह की उसी का एक पार्ट बन जाता है। तो मैं मानता हूँ कि जैसे एक्सटेंडेड वर्जन हो। तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऐसा क्या सीखा? 3 स्पष्ट बिंदु बताइएगा
जो आप जाते ही जब आपको मौका मिलेगा किसी ज़िले को कमांड करने का, आप उसे तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे, और जो आपको लगता है इनोवेटिव है, किसी और ने सोचा नहीं है? बिल्कुल सर। मैं खुद खंडेला होम टाउन को देखता हूँ, तो वहाँ की जो कुटीर उद्योग है, गोटा एंड खरादी वर्क, उनके लिए एक मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और बल्कि वो कुशल कारीगर हैं। अगर मैं उनको ONDC जैसा, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जैसा एक प्लेटफॉर्म बना दूँ, और मैंने शायद कल ही पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में, DC मंजुनाथ करके उन्होंने देवगढ़ ई-मार्ट जैसा एक वेबसाइट बनाई थी। तो अगर मैं वैसा डेवलप कर दूँ, हालांकि नया आइडिया नहीं होगा ये, लेकिन सर ऐसा कर सकते हैं हम, तो मुझे लगता है इससे बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और इसको एक ई-कॉमर्स के तौर पे देख सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग आप बताते हैं, है ना, एक बाइसेप्स की एक्सरसाइज होती है जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं, कैसे करते हैं? डेमो कर देता हूँ सर। ऐसे ही बता दीजिए सर कॉन्ट्रैक्शन मतलब सर ये एक्सट्रैक्शन हो गया, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करना। अच्छा जी सर। इसको कॉन्ट्रैक्शन। और डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट एक्चुअली सर, डेडलिफ्ट क्या होता है कि बैक की एक्सरसाइज हो, लोअर बैक की, उसको हम थोड़ा ग्राउंड पे जाके उसे एक झटके से ऊपर लेके आना होता है, कमर तक का हिस्सा। तो वो एक्चुअली हिप्स की और हैमस्ट्रिंग की और साथ ही लोअर बैक की एक फुल बॉडी वर्कआउट होता है वो। आपको क्या लगता है, 6 पैक्स एब्स बनाने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज अच्छी है या मस्कुलर एक्सरसाइज अच्छी है? सर दोनों के पार्ट अलग अलग है। स्किनी है जो, तो उसको तो मस्कुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जो एब्स होते हैं उनको बिल्डअप करना होता है, एक मसल्स ही हैं। और जो कार्डियो है, अगर कोई फैट बंदा है जिसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो उनको कार्डियो करने की सलाह दूंगा मैं। थैंक यू पंकज जी। यस मैम। आपकी हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बॉडी बिल्डिंग फॉलो करना पसंद है, आपने खुद भी की है बॉडी बिल्डिंग? बेसिकली मैंने कॉलेज में वेट लिफ्टिंग में एक पार्टिसिपेट किया था। हाँ, और तो बॉडी बिल्डिंग जस्ट एक अलग गेम है। हाँ, तो आपने वेट लिफ्टिंग किया है और बॉडी बिल्डिंग आपको देखना पसंद है? शौक है। शौक के तौर पर। ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो आपने लिखा मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करना, क्या है ये? मैम जो ये पूरे वर्ल्ड में जो सबसे प्रेस्टिजियस जिसको हम अवार्ड मानते हैं बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में, तो वो मिस्टर ओलंपिया है। किन्हीं भारतीयों को मिला है ये? बेसिकली मैम मुझे जहाँ तक याद है 2 भारतीय थे, मिला नहीं है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। प्रेमचंद ढींगरा 1989 में उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और अभी फ़िलहाल 2022 का जो अभी दिसंबर में संपन्न हुआ, तो उसमें भुवन चौहान ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दोनों ही 16 रैंक आई थी। अच्छा, क्या आइडियल एज होती बॉडी बिल्डिंग की? मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति चाहे कि वो बॉडी बिल्डिंग करे, तो क्या वो कर सकता है? बेसिकली मैम बॉडी बिल्डिंग को हम ऐसे मस्कुलर मास की बात करते हैं, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो एज है वो ऐसा मानते हैं कि टीन एज में जब आता है बंदा, तब टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, और 40 के बाद इसका लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो मुझे लगता है कि आइडियल जो हम मान सकते हैं, जिस लेवल पर टेस्टोस्टेरोन का बॉडी स्राव करती है, तो वही एज होनी चाहिए बॉडी। मतलब 17-18 साल से लेके 25-26 साल तक में शुरू करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जी मैम। अच्छा, पहले फिट रहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मस्कुलर बॉडी तभी बनेगी जब टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो भी लोग जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए प्रोटीन इतना जरूरी क्यों माना जाता है, और ये कैसे मसल्स ग्रो करने में हेल्प करता है? जी मैम, जो प्रोटीन है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी मसल्स का। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारे फाइबर्स है उनमें थोड़ा सा इंजरी होती है, जब उनको दोबारा मेकअप किया जाता है, उनको बिल्डअप किया जाता है, तो एक प्रोटीन जिसके एक बिल्डिंग ब्लॉक और भी है, एमिनो एसिड, उसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए एक प्रोटीन एक महत्वपूर्ण सोर्स है मस्कुलर साइज के लिए। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो उसकी डाइट में कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए? कैलोरी इंटेक वो उसके गोल्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा वेट 70 kg है, तो मुझे एक 150 ग्राम के आसपास का प्रोटीन लेना है अगर मैं अपनी इस बॉडी वेट को मेंटेन करूँ। और मुझे जो अपना जो कैलोरी इंटेक है वो लगभग 2500 कैलोरी के आसपास रखना होगा। आपका कोई मित्र है, उसने नया नया जिम जाना शुरू किया है, तो मसल्स रिकवरी के लिए आप उसको कौन कौन से प्रोटीन फूड खाने की सलाह देंगे? मैम पहले तो मेरा जो दोस्त है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन है, तो मैं उनको वेजिटेरियन सोर्स बताऊंगा। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है कि जो हमारी दालें हैं, दलहन दालें, और उसके अलावा सोया बड़ी, वो एक महत्वपूर्ण सोर्स है। और उसके अलावा एक वे प्रोटीन भी होता है जो सप्लीमेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है, तो मैं उसको भी रिकमेंड करूँगा। आपको लगता है दालों में प्रोटीन होता है या दालें ओवर रेटेड हैं अदर वेजिटेरियन ऑप्शन से?
मैं ऐसा मैंने कोई रिसर्च तो किया नहीं, लेकिन ऐसा हमारे परसेप्शन बना हुआ है कि जो दालें हैं वो प्रोटीन में अच्छा ठीक है पंकज जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये स्टेरॉइड्स क्या हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं बॉडी बिल्डिंग में? बेसिकली मैम जो स्टेरॉइड होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। थोड़ा सा मैं वो डीप में बात करूँ केमिस्ट्री में, तो उसमें एक 4 और 5 मेंबर रिंग होती है। तो स्टेरॉइड को एक जैसे हम एक दवा मान सकते हैं जो, लेकिन हम जिम के स्पेस बात करें तो उसको एनाबोलिक स्टेरॉइड बोलते हैं, कैटाबोलिक स्टेरॉइड, जो मसल्स बिल्डिंग के लिए और जो मसल्स लूज के लिए, जो फैट लूज के लिए यूज किया जाता है। तो इसी संदर्भ में देखें तो हम यूज़ करना चाहिए इनको, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैम, ये थोड़े हेल्थी नहीं होते हैं। लेकिन जो होता ही ऐसा है कि मैम कि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो मसल साइज और जो हमारा जो फैट परसेंटेज है, दोनों मसल साइज हाई और फैट परसेंट लो नहीं रह सकता। तो इसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए लोग एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। ठीक है पंकज जी, बहुत अच्छे, थैंक यू मैम। पंकज, यस मैम। आप IIT से हैं? जी मैम। तो जब हम IIT की बात करते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं हम अगर उसके सोशल एस्पेक्ट पे जाएं तो एक सुसाइड जो एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम हमें नज़र आता है वो है। जी। तो ऐसा क्यों है? हमें इस संस्था से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें आती हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? मैम बेसिकली जो IIT का जो परसेप्शन है उसको जॉब ओरिएंटेड लोगों ने मान लिया है। बेसिकली वो एजुकेशन और रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए, लेकिन आज का जो एक हम मान सकते हैं कि मास हिस्टीरिया से चल रहा है कि अगर IIT मिल गई तो आपकी जॉब फाइनल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएंगी। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है इस फील्ड में। तो शिक्षा तो मुझे लगता है एजुकेशन तो हम डिग्री इसलिए लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑफ कोर्स मैम सही है बात, लेकिन जो मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, स्किल एजुकेशन की, उसके जो एक्सपोजर होता है लोगों का वो बहुत कम होता है। उसको हम अपनी एजुकेशन का ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि वो अर्ली एजुकेशन में बताया नहीं जाता। लेकिन ऐसे पीयर प्रेशर के रूप में जब कोई बंदा अच्छा होता है अपने 10th में, तो साइंस लेता है उसमें मैथ, तो वो अपनी पीयर प्रेशर में और साथ ही जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती है उसके तहत वो IIT को चूज करता है। और IIT में चूँकि कंपटीशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो अगर वो टेस्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो उसका एक मेंटली वो हैरास फील होता है। ये सुसाइड के केस होते हैं। और ये सही भी है मैम कि अभी पिछले 10 में बात करो तो 121 ऐसे सुसाइड केस हुए थे जो कोटा में हुए हैं। तो एक चिंताजनक मुद्दा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ करिकुलम में चेंज लाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? पहला चेंज तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया है सरकार ने कि हम 6th क्लास से एक इंटर्नशिप करेंगे जो हमें जॉब ओरिएंटेड स्किल्स प्रदान करेगी। और दूसरा, कोटा में आई थिंक सरकार ने कोई पार्क बनाया है, एम्यूजमेंट पार्क, जहाँ पे बच्चे अपना मेंटल स्ट्रेस को डाउन करे, योगा मेडिटेशन जैसी जो फैसिलिटी है उनको भी अपनाएंगे तो उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो डाउन होगा। तो मुझे लगता है इन सिचुएशन में उसको पहले जॉब ओरिएंटेड स्किल दे दी जाए और उसको मेंटली फिट कर दिया जाए, तो ऐसे केसेस मुझे लगता है कि शायद डाउन हो जाएंगे। अच्छा, ये माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस, आपने मेडिटेशन बोला, तो ये माइंडफुलनेस क्या होता है? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी मैम, है ना, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे, क्या क्या चैलेंजेस हम आगे फेस कर रहे हैं? मैम जो होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतनी डाइवर्सिटी है, विविधतापूर्ण भारत है, होना चाहिए क्या? जी मैम, जो हमारा जो आर्टिकल 44 है संविधान में, वो कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा, लेकिन फोर्सेबल नहीं कि समान नागरिक संहिता के लिए सरकार पूरी तरह उसको लागू करे। हालांकि हम लीगल एस्पेक्ट में बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट है जो, और इसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एंड राइट्स है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में अवेलेबल है। उनकी हम जागरूकता बढ़ा देंगे तो उसमें ऐसा है, इनमें जो स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करूँ वहाँ पे विवाह, तलाक, गोद, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों का उसका मेंशन है। अगर हम उसको जागरूकता कर देंगे तो लोग उसको यूज कर सकते हैं। और रही बात क्या चैलेंजेज है, तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि समान नागरिक संहिता सुन के ही लोगों को ऐसा लगता है कि होमोजीनियस सोसाइटी बना दी जाएगी, कि जहाँ पे लोग अपने जो धार्मिक स्वतंत्रता जिसको लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं लोग धर्म से, तो उसको खारिज हो सकती है। वो उनको मूल अधिकार कैसा लगता है, उनका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जो हिंदू कोड बिल है वहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस बना दिए थे सरकार ने, वैसे हम मुस्लिम के कर सकते हैं, ऐसे हम और किसी धर्म के लिए भी ऐसे कोड बना सकते हैं। तो ये प्रयास किए जा सकते हैं। तो इसके ठीक है। एक बात बताइए कि अभी अगर हम देखें अपनी पॉपुलेशन को, तो एल्डरली पॉपुलेशन भी बहुत ग्रो कर रहा है ना, और 2050 तक तो UN का ये रिपोर्ट है कि एक बूम है एल्डरली पॉपुलेशन का।
तो अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो रिटायरमेंट एज जो है वो क्या फिक्स कर देनी चाहिए हर स्टेट्स में एक, या उसे बढ़ा देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि हर स्टेट्स में रिटायरमेंट एज भी जो है वो अलग अलग है ना? स्टेट सर्विसेज में अलग है और भी बहुत सारे प्रोफेशंस में अलग है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन में अलग है। तो ये क्या रिटायरमेंट एज एक हो जानी चाहिए या फिर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि यूएन ने 2050 तक बोला, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय के लिए इंक्रीज होगी, तो अभी सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि रिटायरमेंट एज क्या हो। हालांकि इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो इसकी एवरेज जो है वो 29 ईयर्स है, तो उसको स्किल डेवलपमेंट की तरफ हमें ज़्यादा अपना फोकस करना चाहिए। हालांकि ये सही बात है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इसको ध्यान दिया है। फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में इस ओर मांगे उठने लगी हैं कि रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए, तो ये चीज़ें तो उठती हैं हमेशा। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं मानता कि हमें यहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फोकस हमें स्किल, एजुकेशन, हेल्थ जैसी पॉलिसी में करना चाहिए, ताकि उनको कैपेबिलिटी अप्रोच की तरह हम एम्पावर कर सके और गरीब भारत को हम खुशहाल भारत बना सके। अच्छा ठीक है, ये बताइए मुझे कि अंबेडकर जी मानते हैं कि है ना, किसी भी समुदाय का, उनका ये कहना है, महिलाओं की जब हम बात करते हैं कि किसी भी समुदाय का प्रगति हम उस समुदाय या उस कम्युनिटी की महिलाओं की प्रगति से आंकते हैं। तो आप अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं? मैम, राजस्थान का थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ बताइए। जो महिला साक्षरता दर है वो जो नेशनल एवरेज उससे भी बहुत कम है। तो इस पर्सपेक्टिव में ऐसे देखता हूँ कि जो माता होती है, जो बच्चे की पहली गुरु होती है, अगर वही अनपढ़ है तो वो कैसी गुरु? तो इस पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ कि जो एजुकेशन है वो पहला एक पैरामीटर होना चाहिए, जो वुमेन एजुकेशन की ओर हमें प्रयास करनी चाहिए। यही ज़रूरी नहीं है, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी बनाना भी ज़रूरी है। उनको वैसी स्किल्स देनी चाहिए ताकि वो अपनी बातें खुलकर कहें और उनके आइडियाज़ को भी लोग माने, और हमारे देश की प्रगति में उनके आइडियाज़ को भी यूज करना चाहिए। तो हमारे यहाँ की महिलाओं का तो प्रगति हम मानते हैं कि बहुत ही स्लो है, हुआ नहीं है, ऐसा हम माने क्या? नहीं, हम फेज़ में हैं, ट्रांजिशन फेज़ में है, धीरे धीरे बढ़ी है। राजस्थान की बात करूँ, 1991 में महिला जो एजुकेशन थी उनकी लगभग 13% के आसपास थी, वो आज बढ़कर 56 और ओवरऑल इंडिया में देखें तो? ओवरऑल इंडिया मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 60% के आसपास आई थिंक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो वो ठीक है, ओके, थैंक यू सर। पंकज, अभी खांडेला बहुत चर्चा में रहा है पिछले साल भर से। जी सर। किस वजह से रहा है? सर, खंडेला के जो रॉयल ग्राम पंचायत है वहाँ पे 10,000 टन यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। ये भारत के कौन सी उपग्रह प्रणाली से खोजा गया है? सर, इसके बारे में मुझे आइडिया। IRSS से, है ना? इसके अलावा सीकर काफ़ी लोकप्रिय है पवन चक्कियों के रूप में, और राजस्थान में पवन चक्की जैसलमेर और सीकर में देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि भारत इन पवन चक्कियों के चलते रिन्यूएबल एनर्जी में बैकफुट पे आता है? जी सर, जो पवन चक्की के लिए सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा एक कैपिटल इंटेंसिव मान सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और दूसरा जो हम इसको पवन चक्की नहीं, हम सभी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में मानेंगे कि जो बैटरीज हैं उनका जो स्टोरेज है वो अभी कैपेसिटी नहीं आई है हम कि, और साथ ही जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उसके संदर्भ में भी हमें देखना चाहिए कि ये सब कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे अभी हम बैकफुट पे आते हैं। लेकिन इनके लिए टेक्नोलॉजी असिस्टमेंट और शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अभी बात हुई थी कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो 40 साल से ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात की थी। तो क्या मेल और फीमेल दोनों में होता है? जो फीमेल है वहाँ पे तो ऑलरेडी वो जो कंपेरेटिवली लो होता ही है, यानी होता है, लो होता है कंपेरेटिवली। अच्छा, फीमेल्स में। ठीक है। प्रोटीन सोर्सेज जो लेने के लिए सलाह दी जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि एग जो है 100% एब्सॉर्बेबल है बॉडी के लिए। जी सर। तो फिर इससे, क्योंकि अंडों को ये भी तय कर दिया गया ना मांसाहारी है ना शाकाहारी है, जी सर, तो फिर इसको प्रायोरिटी पे क्यों रखा जाता है? सर, इसके पीछे हमारा थोड़ा रिलीजियस सेंटीमेंट भी है कि हम थोड़ा जो भारत को हम वेजिटेरियन कंट्री मानते हैं, हालांकि परसेप्शन है हमारे कि वेजिटेरियन कंट्री मानते हैं। तो इससे देखें तो ऐसा दिखता भी है कभी जब सरकारें मिड डे मील में इसको लागू करती है तो हमें कुछ प्रोटेस्ट दिखने को मिलते हैं। ठीक बात। अगर पदार्थ और मैं द्रव्य की बात करूं तो दोनों क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं? सर, जैसा मुझे पता है कि पदार्थ और द्रव्य एक ही है। एक ही हैं। तो पदार्थ की फिजिकल आधार पे कौन कौन से स्टेजेस हैं जो वर्तमान में बनाई जा चुकी हैं या उनको देखा जा चुका है? जी सर, जो पदार्थ है उसकी
लगभग 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। ठोस, द्रव, गैस को तो हम देख ही सकते हैं, और 2 चीज़ें हैं, बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर हम किसी गैस को 0 डिग्री केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर उसको ठंडा कर दे तो कैसी अवस्था प्राप्त होगी पदार्थ की, उसे बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और जो 5वीं है वो प्लाज्मा अवस्था है, जिसको हम जो सन है, जहाँ पे जो अल्फा कणस है, जो बहुत ही एक आयनित अवस्था में रहते हैं, आयोनाइज्ड अवस्था में रहते हैं, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, अभी 21 स्टेजेस हैं इसकी। सर प्लीज। थैंक यू सर। पंकज, ये बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से हमारे देश में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई और हमने SC, ST, OBC और EWS समुदायों को आरक्षण दिया हुआ है। जी सर। उसके क्या फ़ायदे हुए वो तो हम जानते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे 75 साल में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने की प्रक्रिया में क्या क्या गलतियाँ हमारे देश से हुई कि अगर वो गलतियाँ ना होती तो शायद हम आज एक समता मूलक समाज या न्यायपूर्ण समाज बनाने में और बेहतर स्तर पे होते। क्या गलतियाँ हैं? जी सर, जो सबसे पहले जो मैंने पहले बताया था सर आपको स्टेट सोशलिज्म का, तो उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो SC, ST जो अनटचेबल्स हैं, जो ट्राइबल्स पीपल है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको राज्य में एक दर्जा दिया गया था। तो ये एक सोशियो पर्पज़ को हम देख सकते हैं। हालांकि आपने बोला, जैसा आपने कहा कि ऐसे क्या चीज़ें क्या हुई हैं पिछले सालों में, तो मुझे लग रहा है कि जाति तो ख़त्म हो रही है लेकिन जातिवाद बढ़ रहा है। उसके कारण ये पॉलिटिक्स में जो जाति बढ़ रही है वो एक बड़ा इशू है, उसको हैंडल करने की ज़रूरत है, उसको रेखांकित करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी हाल ही में इसको ये मानता हूँ कि जो जातिवाद है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो सोच रहा हूँ रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करने में और क्या सावधानियां बरत सकते थे हम पॉलिसी के अंदर की बातों पर आपसे मैं राय जानना चाह रहा हूँ। सर, पॉलिसी में जो सबसे पहले जो लाभार्थियों की पहचान की जाती है उसको थोड़ा सा और रैशनलाइज, उसके लिए हमें डाटा सेट की ज़रूरत होगी, तो वो करना चाहिए। और जो लीकेज होती है, मतलब जो अनडिजर्व्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए। हालांकि OBC में क्रीमी लेयर जैसे अच्छे उन्होंने प्रयास किए हैं। और इसी संदर्भ में देखो तो नागराज विवाद है 2006 का, वो एक बहुत ही अच्छा एक गाइडिंग फैक्टर है इस मुद्दे पे कि हम जिस पॉलिसी को बनाएंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी को खासकर, तो उसमें भी 3 फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो पहला है कि सर जो कोई भी हम किसी ग्रुप को देते हैं रिजर्वेशन, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर। और साथ ही उसको रिप्रेजेंट देने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी है वो अगर डाउन हो रही है या बढ़ रही है, उसको भी हमें थोड़ा रेखांकित करना है। और तीसरा जो करंट बैकवर्डनेस है सोशल ग्रुप की, ये तीनों पैरामीटर को देख के हमें पॉलिसी को थोड़ा सा और रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है पंकज, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। टीम दृष्टि पेश करती है IAS की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। बैठिए पंकज, बैठिए। थैंक यू सर। क्या उम्र है अभी आपकी? सर 25 ईयर्स। और ये इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं जी PSC में? यस सर। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? सर मैं बहुत एक्साइटमेंट थी सर आपसे मिलने की। सर रियली बोल रहा हूँ, तो सर मैं भूल ही गया था आतिवा को नमस्ते कहना है कि नहीं कहना। नहीं, वो तो मैंने आपको नमस्ते का मौका दिया ही नहीं शुरू में, उसमें आपकी गलती नहीं है एकदम। सर मेरे को बुरा लगा खुद को ही सर ऐसा। नहीं, वो मैं उससे बात करूंगा अभी आपसे। आपको ठीक लगा इंटरव्यू देके? बिल्कुल सर, है ना। देखिए, हमारे हिसाब से आप बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं और अगर आपका मेंस ठीक हुआ है तो प्रॉपर IAS से कोई आपको रोक नहीं पाएगा इसी बार। बहुत बढ़िया इंटरव्यू आपने दिया। आपकी एंट्री अच्छी थी, लेकिन जैसे ही आप अंदर घुसे, आप सोच रहे थे कि मैं जाके सबको नमस्ते करूंगा। जैसे ही आप घुसे मैंने कहा बैठी, आप समझ नहीं पाए कि अब क्या करना है। ऐसे में सीधे बोल दिया। यस सर। तो आप बिना किसी को नमस्ते के बैठ गए। तो करना ये है कि चाहे ये सिचुएशन हो चाहे कोई भी हो, एक बार नमस्ते बोल देना ज़रूरी है। जी सर। अगर सीधे आपको देख के बोले बैठिए तो ये बोलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी है, फिर बैठ जाइए। ठीक है, एक ही बार बोलिए, सबको बारी बारी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला भी नहीं, ठीक है। फीमेल जो ये सब कहने की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता है। सब जो फीमेल मेंबर्स हैं वो नहीं चाहती कि उनको अलग से एड्रेस किया जाए। कोई क्यों चाहेगा?
कोई फीमेल होना या मेल होना कोई ऐसी क्वालिटी है कि हमने खुद पैदा की अपने अंदर, ठीक है, इसका लेकिन बहुत सीरियस नहीं होना है ना। ये कहने की वाली बातें हैं, बहुत वैल्यू है नहीं इन बातों की। बैठने का तरीका आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा बीच में आगे होके बैठते हैं, मतलब आगे झुक के बात करते हैं, जिसकी वजह ये है कि आपका बोलने की जो वॉल्यूम है काफ़ी नीची है और आपको इस बात का एहसास भी है। तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे थोड़ा सा आगे होने का प्रयास करते हैं कि मेरी बात ठीक से कम्युनिकेट हो जाए। तो मेरा कहना ये है कि आवाज़ थोड़ी सी ऊंची रखिए। आवाज़ ऊंची रखने से आप मतलब ठीक से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और आराम से पीछे होकर बैठ भी पाएंगे। अब जैसे बैठे हैं वैसे बैठने का प्रयास करना है। ड्रेस आपकी अच्छी है, टाई की नॉट थोड़ी लूज़ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और शूज़ आपके थोड़े से पॉइंटेड हैं, वो दूल्हे वाले शूज़ ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर कोई दूसरा ऑप्शन हो तो ठीक है, वरना मेंबर्स को बहुत नज़र नहीं आता है। अगर ऐसे शूज़ जो आगे से प्लेन हो तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर तनाव मत लीजिए, इन्हीं को पहन के जाइए। इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी अच्छा था। रोपड़ पे आपने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, जो कि मतलब इम्प्रेसिव है आपकी तैयारी। डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट्स पे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनकी बायोग्राफी भी देख लीजिए, उनकी जो पूरी बैकग्राउंड थी, पीएचडी का टॉपिक क्या था, आत्मकथा का नाम क्या था, वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया उनके बारे में। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग पे आपका एक्सीलेंट है तैयारी, बहुत ही बढ़िया लेवल पे है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया, जो कि एक पंच लाइन थी आपकी, मतलब वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट भी है आपके इंटरव्यू का, कि होमोजीनियस सोसाइटी बन जाएगी ऐसा लोगों को फील है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। यस सर। विमेन एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा स्टैंड था, लेकिन विमेन प्रोग्रेस पे आपने आंसर देने से मना कर दिया। शायद आप प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाए। कितना भी डिबेटेड क्वेश्चन हो, डिबेटेबल क्वेश्चन हो, अपनी बात रखिए ठीक तरीके से। और आपकी अच्छी बात है कि आपके व्यूज़ बहुत ही क्लियर कट हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते। तो आप जो भी व्यू रखते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और वो आपके लिए तो डिबेटेबल क्वेश्चंस आना लॉटरी है आपके लिए। डरना नहीं है उनमें, आपको तो आगे बढ़ के बैटिंग करनी है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही वो है। ठीक है। ठीक है सर। और जो मैंने अंत में रिजर्वेशन पॉलिसी वाला पूछा, शुरू में आप थोड़ा डेविएट कर रहे थे, बाद में आपने वो भी ठीक जवाब दिया। इस पे थोड़ा और तैयारी कर लीजिएगा, हो सकता है इससे पूछे। स्टेजेस ऑफ मैटर वाले में थोड़ा सा गड़बड़ था। केमिस्ट्री पर देख लीजिए, जब आपका ऑप्शन है ही, तो केमिस्ट्री के जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं एक नज़र उनको देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस पे हम ज़्यादा पूछ नहीं पाए, तो कंप्यूटर्स, फिर वो क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये सब खूब पूछा जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो लेवल तैयारी का है वो भी तैयार किया होगा आपने। यस सर, यस सर। एक्सप्रेशन में जो बातें ध्यान रखनी है, तो आवाज़ ऊंची करनी है आपको थोड़ी सी, ठीक है। और पीछे होके बैठे, मैंने आपको बता ही दिया। और आपका सॉरी बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, आपकी सॉरी चुभती नहीं है, तो वो अच्छा है। आप जहाँ जहाँ दिक्कत है आराम से सॉरी बोल के निकल जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आप एक शानदार कैंडिडेट हैं, एक्सीलेंट है, और बस इन चीज़ों पर थोड़ा सा और काम कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि आपका लेवल इंटरव्यू में 180 से 200 के बीच का होना चाहिए, जो कि काफ़ी है आईएएस बनने के लिए। ठीक है। कब है इंटरव्यू यूपीएससी? सर 20 फरवरी को। हाँ, तो टाइम भी अच्छा खासा आपके पास है, तो इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए और फिर मिठाई खिला देना बाद में। सर एक चीज़ हो कि सर जो आपने प्रैक्टिस की बोली कि आप पीछे बैठ के करिए प्रैक्टिस, आवाज़ को ऊँची करिए, और मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, करूँ कैसे सर मैं प्रैक्टिस? मैं किसी मुद्दे पे बोलने लगता हूँ तो मैं 15-20 मिनट तो एक ही मुद्दे पे बोलने लग जाता हूँ, तो मुझे ये समझ आवाज़ ऊँची करने के लिए बोला बस आपको। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कैसे सर? फ्लो आपका अच्छा है, फ्लो को लेके कोई दिक्कत नहीं, केवल आवाज़ ऊँची करनी है। एक तरीका है कि जब दोस्तों से बात करें कुछ दिनों तक, दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू लीजिए और उनसे सिर्फ यही पूछिए कि मेरी आवाज़ आराम से सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। क्या होता है कि हम जो लोग हैं, हम लोगों की एज जो है 40, मतलब कुछ लोग छोटे भी हैं, लेकिन हम 40-45 वाले हैं जनरली। वहाँ जो होंगे वो 60-65 के बीच में होंगे। उस उम्र में सुनने की क्षमता थोड़ी सी कम भी होती है हमारी तुलना में। अब अगर उनको सुनने के लिए प्रयास करना पड़ा, तो एक समय के बाद लोग प्रयास करना बंद कर देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि छोड़ो, मैं क्यों इतना ध्यान दूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपको सुन सके जी। इसलिए वहाँ पर एक तो यही कमरा थोड़ा छोटा होगा, आप थोड़ा पास बैठे होंगे, तो इतनी दिक्कत होगी भी नहीं। लेकिन जैसे ही आपको लगे कोई मेंबर आपको सुनने के लिए थोड़ा सा आगे हो रहा है, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि वो पीछे हो सके आराम से।
जी सर। तो आपको थोड़ा सा ठीक ऊंची आवाज़ में बोलना है उस समय, ताकि आप भी पीछे होकर बात कर सकें, वो भी पीछे होकर बात सुन सकें आपकी। ये समझ में आ जाता है उनसे, उनके एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी मूवमेंट से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है? ठीक है सर। और कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छा रैंक लाएंगे इस बार, निश्चिंत होकर जाइए। थैंक यू सर। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।